अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैथ्स मास्टर कॉर्नर में खुशामदीद। हमने यूनिट 11 स्टार्ट की हुई है और इसकी एक्सरसाइज 11.3 हम कर रहे थे। तो इसके फर्स्ट स्टूडेंट्स 4 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपने ये याद रखना है, इस एक्सरसाइज में हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे थे, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी आपने जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड आउट की थी, जैसे ऊपर आपको दिया हुआ था, जैसे देखें इसमें आपको सेट दिया हुआ था एक ये नंबर्स का, जिससे रिलेटेड आपको नीचे पॉइंट्स में जो भी पूछा था कि इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको एक नंबर्स का सेट दिया गया है और उससे रिलेटेड हमने प्रोबेबिलिटीज चेक करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या जो है वो सेट है वो देख लेते हैं। A 1 digit whole number is chosen at random। तो यहाँ पर बात की गई है होल नंबर के सेट की। तो होल नंबर आपको जैसे कि पता है 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। दूसरा ये कि यहाँ पे कहा गया है 1 डिजिट होल। तो 1 डिजिट होल नंबर का जो सेट होगा ना वो हम लिख लेते हैं। मैं आपको बताती हूँ कहाँ से 0 से 9 तक वो बनता है, ठीक है। ये समझा भी देती हूँ। और फाइंड दी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये सारे पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे। जैसे लेस देन 5 की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ग्रेटर देन 10। तो ये सारा हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब आप देखें कि आपको जो 1 डिजिट होल नंबर के सेट की बात की गई है, तो इसका मतलब है कि वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो हम यहाँ तक ये सेट लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक तो आपके पास होल नंबर्स हैं, दूसरा ये 1 डिजिट है। 1 डिजिट में ये 0 भी आ जाएगा। जब 9 से अगला नंबर आप देखते हैं ना 10, तो ये 2 डिजिट्स नंबर है, ठीक है, ये 2 डिजिट है। तो हमसे तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये कहा गया ना कि आपने 1 डिजिट नंबर लेना है। तो ये 1 डिजिट नंबर 9 तक बनते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये आ गया। अब अगर आप ये देखें कि आपके पास फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट में किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, तो लेस देन 5 आपने बताना है। लेस देन 5 से जितने भी नंबर हैं उनकी प्रोबेबिलिटी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ आप अपना इवेंट ले लें, इवेंट लेट कर लें। हमारा इवेंट क्या है, ये इवेंट है, ठीक है, लेस देन 5। तो लेस देन 5 इवेंट आपने डिसाइड कर लिया। तो फिर मुझे बताएं कि यहाँ पे इवेंट में आपके पास कौन से नंबर आएंगे। लेस देन 5 की बात हो रही है ना, तो 5 इसमें शामिल नहीं है, इससे छोटे जितने नंबर। तो इस सेट के अंदर यहाँ तक नंबर आ गए, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अब आपने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो आपने यहाँ एन ऑफ ई बताना है। एन ऑफ ई का मतलब है कितने नंबर्स इसमें आ रहे हैं। तो इसमें हमारे पास 5 आ रहे थे। और एन ऑफ एस, एस में फिर रिपीट कर देती हूँ, ये टोटल नंबर ऑफ आपकी सैम्पल स्पेस होती है, ठीक है। आप सैम्पल स्पेस क्या होती है, ये जो सेट आपको दिया जाता है इसी को कहते हैं। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस या टोटल नंबर ऑफ जो आपको एलिमेंट्स दिए गए थे वो कितने हैं। तो इस सेट के अंदर ये 10 बन रहे हैं। तो ये 10 आ गया, ठीक है। अब आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फाइंड आउट करनी है, यानी कि प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है। और ई क्या है, लेस देन 5 की। तो वो एन ऑफ ई डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस होगा। आपने एन ऑफ ई लिखा है 5 डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस 10 है। इस तरह से ये प्रोबेबिलिटी 1/2 बनती है। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, अगर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलें, सेकंड पार्ट की तरफ, तो सेकंड पार्ट आपका क्या है, किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, ग्रेटर देन। तो ई हम लिख लेते हैं, हमारा इवेंट क्या है, ग्रेटर देन 10। तो ग्रेटर देन 10 है इवेंट, ठीक है। तो फिर आपके ई सेट में ग्रेटर देन 10 क्या आएगा। अभी जैसे हमने सेट लिखा है, आप इसको फिर देख लें, इसमें 10 तो है ही नहीं और ना ही आपके पास 10 से फिर ग्रेटर नंबर होंगे। तो ये आपके पास खाली सेट ही होगा। इस तरह एन ऑफ ई क्या हुआ, 0, कोई भी हमारे पास जो है वो इसमें नंबर नहीं आ रहा। तो फिर एन ऑफ एस टोटल वही 10 है।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी ग्रेटर दैन 10 की 0/10 गिव्स 0। इस तरह से ये आपका सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट में है नाउ नॉट द लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर, नॉट द लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर। अच्छा, इसमें अब आपने स्टेटमेंट को बड़े ख्याल से ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट आपकी ये है थर्ड में, नॉट द लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर। तो सबसे पहले हम ऐसे करते हैं ना कि इस नॉट को 2 मिनट छोड़ दें। अब देखें क्या आ रहा है, द लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर। तो वन डिजिट नंबर का तो आपने सेट लिखा हुआ है ना, वन डिजिट नंबर का सेट तो हमारा यही है, ये वन डिजिट नंबर का सेट है। और अगर इसमें लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर की बात की जाए तो वो 9 है। वन लार्जेस्ट, ये आपके पास वन डिजिट नंबर का सेट है और इसमें जो लार्जेस्ट वन डिजिट है वो 9 है। अब जो प्रोबेबिलिटी आपसे फाइंड आउट करने के लिए कही जा रही है वो ये है कि जो आपका लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर है नॉट, मतलब वो ना हो, तो बाकियों की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, रिमेनिंग्स की। तो मैं अब आपका इवेंट ई लिखूंगी सेट, उसमें मैं आपको बता रही हूँ कि हम क्या लिखेंगे। हम 9 के अलावा ये 0 से 8 तक सारे लिख देंगे, ठीक है। एक दफ़ा फिर रिपीट कर रही हूँ, आप इसको समझ लें कि जो लार्जेस्ट आपका वन डिजिट नंबर है वो 9 है और इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये शामिल नहीं है। 9 नहीं लिखा हुआ, लेकिन लिखा हुआ है कि लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर जो है वो नॉट हो, ना हो, ठीक है, ना शामिल हो। तो रिमेनिंग में ये है। तो इस तरह से आपके पास स्टूडेंट्स जो सेट बन रहा है ना, जो इवेंट आपके पास आ रहा है वो हम लिख लेते हैं। ये थर्ड पार्ट है, ठीक है। और इसमें जो इवेंट था वो हमारे पास था नॉट, ये आपने याद रखना है, नॉट लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर। तो इसका मतलब है कि हमने 9 को बीच में से क्रॉस कर दिया। तो फिर ई में आपके पास कौन सा, मतलब इस सेट में आपके पास कौन से नंबर्स आ जाएंगे, तो ये हैं वो सारे जिसमें से हमने 9 को निकाल दिया है। अब आप इजीली एन ऑफ ई बता सकते हैं जो कि 9 है। इनको आप काउंट करें, ये 9 बनते हैं। और एन ऑफ एस तो आपके पास था ही 10, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आपके पास हो जाएगी एन ऑफ ई डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस जो कि 9/10 है। इस तरह से ये थर्ड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 4 है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर। तो अब आपका इवेंट क्या है, एडिटिव, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर। तो एडिटिव आइडेंटिटी आपको पता है कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, तो आपने याद रखना है ये जो सेट है ना, इसके अंदर आपकी एडिटिव आइडेंटिटी पड़ी हुई है। एडिटिव आइडेंटिटी 0 को कहते हैं, ये आपने याद रखना है। ये आपका मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। जैसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपके पास 1 होती है तो एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है। तो इस सेट के अंदर सिर्फ एक नंबर आएगा क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी तो एक ही होती है ना। तो फिर एन ऑफ ई इज इक्वल्स टू 1, एन ऑफ एस टोटल नंबर थे 10 और पी ऑफ ई आपके पास आ जाएगा एन ऑफ ई डिवाइड बाय एन ऑफ एस और ये 1/10 है, ठीक है। ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट आपके पास 5th पार्ट है HCF। तो इवेंट हमारा क्या है, HCF ऑफ 3 and 5। तो HCF तो आपको पता है स्टूडेंट्स के HCF कहते हैं हम कॉमन को। तो आप 3 और 5 में क्या कॉमन है, तो 3 को हम 3 लिख देते हैं, 5 लिख देते हैं, इनमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा। जब कुछ कॉमन नहीं आता ना कुछ भी, तो हम 1 ले लेते हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि इनमें 1 कॉमन है, क्योंकि 1 तो आ रहा है ना यहाँ पे, तो 1 आपका HCF हो गया 1। और ये आपका ई सेट के अंदर 1 आ जाएगा सिर्फ, क्योंकि ये आपके सैम्पल स्पेस में 1 पड़ा हुआ है। एक ऐसा नंबर है
जो कि आपके सेट एस में पड़ा हुआ है, जो कि आपने एस सैम्पल स्पेस सेट लिया था ना, उसके अंदर ये पड़ा हुआ है। तो एन ऑफ ई आपके पास कितना हुआ फिर 1, एक ही नंबर है। एन ऑफ एस टोटल सैम्पल स्पेस में 10 नंबर थे, तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ आपका जो इवेंट है इसकी क्या होगी 1/10, 1/10 होगी, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी आपके पास पूरी सैम्पल स्पेस में एक ही होती है। नेक्स्ट इसी का हम 6 पार्ट देख लेते हैं। तो 6 पार्ट में है, 6 पार्ट में भी हम अपना इवेंट लिखते हैं। 6 पार्ट में ई है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर्स। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपने लिखनी है, तो वो भी बता देती हूँ। आइडेंटिटी, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपके पास 1 होती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया भी था, एडिटिव आइडेंटिटी आप 0 को कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपके पास 1 होती है। ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं आपके पास, ठीक है। तो फिर ई आपके पास सेट में क्या आ जाएगा, सिर्फ 1 नंबर आ जाएगा, तो एन ऑफ ई भी 1 है और एन ऑफ एस आपके पास 10 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 1/10। 7 पार्ट है, इवेंट है आपका नॉट आ प्राइम नंबर, कोई प्राइम नंबर ना हो, ठीक है। आप अपनी सैम्पल स्पेस फिर से लिख लें, जो सैम्पल स्पेस हमने स्टार्ट में लिखी थी कि हमारे पास टोटल जो सैम्पल स्पेस है वो क्या है, यह सैम्पल स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। ये आपके पास सैम्पल स्पेस थी। इसके अंदर हमने ये देखना है नॉट अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर ना हो, इस चीज़ की क्या प्रोबेबिलिटी है इसमें। तो हम देख लेते हैं कि पहले हमारे पास जो है वो प्राइम नंबर्स कौन से हैं। प्राइम नंबर्स आपके हमेशा 2 से स्टार्ट होते हैं। आपने याद रखना है स्मॉलर प्राइम नंबर 2 होता है, 1 को हम नहीं लेते, क्योंकि 1 तो हर किसी के टेबल में आ रहा होता है, 2 लेना है आपने। तो 2 से प्राइम नंबर स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये प्राइम नंबर हम काट देते हैं, क्योंकि नॉट अ प्राइम नंबर है ना, हमने प्राइम नंबर के अलावा नंबर्स की बात करनी है। 2 फर्स्ट प्राइम नंबर है, देन 3 है, 5, 7। तो आपने याद रखना है कि प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं, वो किसी और के टेबल में नहीं आते। जैसे 9 आपके पास एक ऑड नंबर तो है, लेकिन ये प्राइम नहीं है, क्योंकि ये 3 के टेबल में भी आता है अपने टेबल के अलावा। जबकि ये 2, 3, 5, 7 ऐसे नंबर हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और किसी टेबल में नहीं आते। तो आपका फिर ई क्या बना, ई वो होंगे जिसमें प्राइम नंबर शामिल नहीं होंगे, तो ये प्राइम हमने निकाल दिए, तो ये अदर देन प्राइम है ऐसे। तो फिर एन ऑफ ई क्या बना आपके पास 6 और एन ऑफ एस 10। तो प्रोबेबिलिटी आपकी क्या बन गई इस केस में, प्रोबेबिलिटी हमारी होगी 6/10। 2 के टेबल से इनको मैंने कैंसिल किया, ये 3/5। तो इस तरह से ये आपके पास 3/5 इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास 8 पार्ट है। 8 पार्ट क्या है, फैक्टर ऑफ 9। इवेंट क्या है, फैक्टर ऑफ 9। तो आपने ई सेट में अपने सैम्पल स्पेस के इस सेट में से वो नंबर लिखने हैं जो 9 के फैक्टर्स हों। अब 9 के फैक्टर्स का क्या मतलब है कि वो नंबर्स जो 9 को डिवाइड कर रहे हों। तो 9 के फैक्टर्स क्या होंगे, 3 और 9 इटसेल्फ होगा। 9 को डिवाइड करने वाले यहाँ पर 2 ही नंबर हैं, एक 3 डिवाइड करेगा 9 को, दूसरा 9 भी डिवाइड करेगा 9 को, ठीक है। तो आपके पास 2 नंबर आ रहे हैं, यहाँ हम लिख लेते हैं 3 और 9 है। फैक्टर ऑफ 9 में क्या आ जाएंगे, 3 और 9। इस तरह एन ऑफ ई आपके पास क्या हो गया 2, एन ऑफ, ठीक है, एस क्या हो गया 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होगा आपके पास 2/10, जो कि 1/5 है। तो इस तरह से ये 8 पार्ट के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है, अ कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम, कंप्लीट द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो द टेबल। अच्छा, आपने एक कॉइन है, ठीक है, उसको टॉस किया है 10 टाइम्स, यानी 1 टाइम टॉस नहीं हुआ बल्कि 10 टाइम टॉस हुआ है। तो हमने ये टेबल कंप्लीट करना है और ये आंसर भी देने हैं। तो ये बहुत आसान सा है स्टूडेंट्स। देखें, जब आप एक कॉइन होता है ना तो उसके अंदर पॉसिबिलिटीज़ तो आपके पास 2 ही होती हैं ना, हेड और टेल होती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो कितने टाइम्स टॉस किया गया है, 10 टाइम। जब 10 टाइम आप कह रहे हैं ना टॉस हुआ है, तो यहाँ आपको फ्रीक्वेंसी भी खुद से दे दी गई है कि 6 टाइम आपका हेड आया है और टेल आपके पास आई है 4 टाइम्स, ठीक है। ये हमें गिवन है। हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने से पहले मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्या फार्मूला है। ये आपके बुक पेज 260 पे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फार्मूला दिया गया है। ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इवेंट अकरिंग, जो भी आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है कि उस इवेंट की कि वो ये इतने टाइम्स अकर हुआ है किसी एक्सपेरिमेंट में, और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इन एक्सपेरिमेंट। और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स का मतलब है कि आपने कितनी दफ़ा वो एक्सपेरिमेंट रिपीट किया है। जैसे अगर हम इस केस में देखें क्वेश्चन नंबर 6 में, तो हमने अपने कॉइन को कितने टाइम रिपीट किया है, तो वो 10 है, 10 टाइम रिपीट किया है ना। और फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इवेंट का मतलब ये होगा कि आप जिस पर्टिकुलर इवेंट की बात कर रहे हैं, जैसे अगर मैं यहाँ हेड की बात कर रही हूँ ना, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ हेड कितनी होगी या फ्रीक्वेंसी ऑफ टेल कितनी होगी, तो वो यहाँ हम लिख देंगे। तो इस तरह से ये आपके पास जो है वो आ जाएगी। यहाँ पर हम इसी तरह से करते हैं जैसे मैंने आपको बताया था। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्या फार्मूला हमने देखा था। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, इस कॉलम में हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हेड की बात कर रहे हैं। तो हेड 6 टाइम था और हमने उसको डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल से कि कितनी दफ़ा आपने जो है वो रिपीट किया है अपना एक्सपेरिमेंट। तो हमने 10 टाइम्स किया, ये हमें गिवन था। तो ये इस तरह से ये आपके पास आ गई, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द हेड आ गई। इसी तरह टेल की बता देते हैं, तो 4/10 होगी स्टूडेंट, सेम इसी पे, ठीक है। तो ये 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, ये आ जाएगा आपके पास। आप बेशक ये साथ लिख लें, ये लिख दें इस तरह से कि ये सिंप्लीफाई होके आ गया। यहाँ तक ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो पूछा जा रहा है वो व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ द गेटिंग हेड। अच्छा, यहाँ पे ना रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात की गई थी, जबकि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या होगी। और दूसरा यहाँ पे है कि इफ़ इट वाज टॉस्ड, अब वो कितने टाइम्स टॉस्ट किया जा रहा है, 520 टाइम्स, ठीक है। 520 टाइम्स अगर टॉस किया जा रहा है तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होगी इस रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को यूज़ करके। तो यहाँ पे 2 मेथड है, मैं आपको दोनों बता देती हूँ। देखें, सबसे तो पहले आप अपनी यहाँ पर देख लें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या है। 260 पेज पे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या दिया है कि आपके पास जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होती है वो नंबर ऑफ ट्रायल्स है, नंबर ऑफ ट्रायल्स की कितनी दफ़ा की बात की जा रही है। जैसे इस क्वेश्चन में 520 टाइम्स की बात हो रही है ना फर्स्ट पार्ट में, तो 520 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट आप ऊपर फाइंड आउट कर चुके हैं इस क्वेश्चन में हेड और टेल की इंडिविजुअली, वो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एक तो ये चीज़ है, अगर आपको ये समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो दूसरा इसका आसान सा तरीका ये है कि आप 520 नंबर ऑफ टोटल ट्रायल के साथ मल्टीप्लाई कर दें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो भी एक ही बात है। प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखें, अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ हेड क्या है, 3/5। तो 3/5 को आपने 520 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एक तो ये मेथड है, 3/5 को आप 520 से मल्टीप्लाई करें, या ये जो 3/5 है ना इसको बेसिकली आप 6/10 कह रहे हैं ना, या अगर आप बुक वाला फार्मूला फॉलो कर रहे हैं तो वो भी यही बन रहा है कि आपके हेड की क्या प्रोबेबिलिटी है। हेड की क्या प्रोबेबिलिटी थी, 6 टाइम आ रहा था कितने में से, आउट ऑफ 10। तो इसको हम अब जो मैंने आपको बातें बताई हैं ना इन सब को हम लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6,
यहाँ पर हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं और हम क्या कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले आप ये बता दें कि आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं इस पार्ट में, वन पार्ट में, ठीक है, वो कितने थे, वो हमें गिवन थे 520 टाइम जो है वो टॉस किया गया है, ये हमने बतानी है। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग हेड बताना है ना, हेड की। तो यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 6 टाइम हेड आ रहा था आउट ऑफ 10, ये हम पीछे देख चुके हैं। तो फिर आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या हुई कि आप इसको नंबर ऑफ ट्रायल्स से मल्टीप्लाई कर दें प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की बात हो रही है तो हेड की प्रोबेबिलिटी के साथ। तो ये 520 था, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 6/10 से। ठीक है, इसको यूं कैंसिल कर लें, ये आ जाएगी। तो ये आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है। ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। सेकेंड है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग टेल। ये भी सेम है, जैसे यहाँ हेड निकाला तो वहाँ टेल, लेकिन अब टॉस्ट कितनी दफ़ा हो रहा है, इट वॉज टॉस्ट 305 टाइम्स। तो उसी तरह से नंबर ऑफ, यहाँ हम नंबर ऑफ ट्रायल्स लिख लेते हैं इस केस में, 2 के केस में। तो ये आपके पास 305 थे। ठीक है, आपने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है और प्रोबेबिलिटी क्या है हमारी इस क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या थी, टेल आपका 4 टाइम आ रहा था आउट ऑफ 10 में से, तो इसको 2/5 भी हम कह सकते हैं। और इस तरह से आपके पास जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हुई वो क्या होगी, नंबर ऑफ ट्रायल्स मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल की बात हो रही है ना, तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा। तो ये आ जाएगी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट भी हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट पेज पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 है और ये है कंप्लीट द टेबल एंड गिव आंसर इफ अ डाई इज रोल्ड। अब डाई की बात हो रही है, इज रोल्ड 120 टाइम्स। तो ये आपके पास सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। वहाँ कॉइन की बात हो रही थी, यहाँ डाई की बात हो रही है। जो डाई होता है, डाइस जिसको कहते हैं, जो आपका पास लूडो का दाना होता है। ठीक है, तो आपने ये याद रखना कि उसके ऊपर कितने पॉसिबल आउटकम्स होती है। जैसे आप कॉइन की बात करते हो ना, तो वहाँ सिर्फ हेड और टेल होता है, लेकिन डाई के ऊपर ये सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। 1 भी आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपको पता होगा 6 तक आ सकता। ये अब आपको खुद से फ्रीक्वेंसी दे दी गई है कि अगर 120 टाइम्स उसको हमने रोल किया है तो 1 कितने टाइम आया, 15 टाइम, 2 25 टाइम, ये सारी दे दी गई है। आप इसको ऐड करें तो ये 120 बनेगा। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो ये हमने भी देखा था, हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि जितने टाइम आपके पास अपीयर हुआ है 1, ठीक है, 1 अपीयर हुआ है, इसको डिवाइड करते हैं टोटल नंबर के साथ, यानी कि 120 के साथ। ठीक है, अच्छा, इसको आप कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई कर लें या कैंसलेशन कर लें, तो ये आपके पास आता है 15 8 होता है 120। तो ये आप देख लेना 1/8 आ रहा है। इसी तरह 25/120, यानी कि अगर आपका 225 टाइम्स आ रहा है तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी, 25 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ दी ट्रायल्स। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 25/120 आपके पास आ रहा है 5/24। नेक्स्ट फिर 15/120 है, इसको 1/8 लिख लें। 20/120 है, तो ये आपके पास 1/6 बन रहा है। नेक्स्ट में 30 डिवाइडेड बाय 120 है, तो ये आपके पास 1/4 बन रहा है। और फिर 15 है, 15 डिवाइडेड बाय 120, तो ये आपके पास 1/8 बन रहा है। तो ये आपका इस तरह से टेबल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में
आपके पास बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। इफ़ इट वाज रोल्ड 6000 टाइम, अगर ये नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं 6000 टाइम रिपीट हो रहा है, हाउ मैनी टाइम्स अकरेंस ऑफ दिस 6 इज एक्सपेक्टेड। जैसे वहाँ पे हेड की बात की गई थी ना कि हेड कितने टाइम एक्सपेक्टेड है, ये एक्सपेक्टेड का मतलब है जो है वो आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो ये आपसे पूछी गई है किसकी, 6 की। तो बड़ा आसान है, जैसे हमने पीछे किया था। यहाँ देखिए 6 की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बन गया, 1/8। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 6000 से। इसी तरह 1 की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1 की जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 3000 के साथ। इसी तरह 2 की जो होगी वो है 5/24 को आपने मल्टीप्लाई करना है 400 के साथ। तो ये आपका इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में 1 पार्ट है कि अब आपका जो नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं उसी तरह से ये 6000 है, और आपके पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या था 6, तो 6 की प्रोबेबिलिटी आपने कहाँ से देखनी है, जो आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है वही प्रोबेबिलिटी है 1/8, वहाँ से ही मैं लिख रही हूँ, ठीक है। और अब हमने क्या फाइंड आउट करनी थी, हमने फाइंड आउट करनी है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इन दोनों की प्रोडक्ट को कहते हैं, मल्टीप्लाई 1/8, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आपके पास 750 आ जाएगा। आप इसको डिवाइड कर लेना, ठीक है, यही आंसर है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है, उसी तरह से नंबर ऑफ ट्रायल्स लिख लें। तो सेकेंड पार्ट में नंबर ऑफ ट्रायल्स आप देख लें 3000 है, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 है 1। तो 1 की प्रोबेबिलिटी क्या थी, टेबल से हम देख रहे हैं, वो भी 1/8 थी। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या बनी, 3000 मल्टीप्लाई 1/8। इसको भी डिवाइड कर लें तो ये आपके पास 375 आ रहा है। थर्ड पार्ट है आपका, यहाँ पे भी नंबर ऑफ ट्रायल्स लिख लें विच इज़ 400 and the probability of getting 2 from the table we have 5/24. Now the expected frequency is 400, ठीक है, 400 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ 20। तो इसको आप डिवाइड कर लें, ये तकरीबन 83.33 बन रहा है। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन है। देयर आर 6 गर्ल्स सेक्शंस ऑफ द क्लास 9 इन अ पब्लिक स्कूल, ठीक है। एक स्कूल में 6 गर्ल्स सेक्शन है, 6 गर्ल्स सेक्शन है क्लास 9 के, और नेमली यानी कि उन सेक्शंस के नाम हैं टील, ऑर्चिड, मॉवे, हेजल, ज़ैफरे एंड डेनिम, ठीक है। इनके कुछ इस तरह से नाम है। ओनली वन गर्ल इज टू बी चूजन, एक लड़की सिलेक्ट की गई है इन 6 सेक्शंस में से रैंडमली, ठीक है, फ्रॉम ऑल सेक्शन फॉर द नेशनल साइंस ओलंपिड। ये एक टेस्ट है, ठीक है, उसके लिए एक बच्ची को सिलेक्ट किया गया है इन सब सेक्शंस में से। तो आपने क्या करना है, सेक्शन 6 है, अच्छा हम देखते हैं कि एक गर्ल जो है वो सिलेक्ट हुई है, तो फाइंड क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ गर्ल, एक गर्ल की फ्रॉम द हेजल सेक्शन। इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो हेजल सेक्शन से सिलेक्ट हुई है। तो जाहिर है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सेक्शन 6 हैं, और हेजल तो एक सेक्शन था ना उसमें से, तो 1/6 प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। तो बस हम इसको अब लिख लेते हैं। ये भाई बड़ा आसान सा है कि आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस हैं वो 6 हैं।
अच्छा, टोटल नंबर ऑफ सेक्शन को हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये 6 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेट बना के तो इन सब 6 के 6 जो सेक्शंस दिए हैं इनके नाम भी लिख सकते हैं। तो फिर एन ऑफ एस आपके पास कितना हुआ, 6 हो गया। अब ई क्या है, ई तो आपका इवेंट होता है ना, तो इवेंट में क्या आ रहा है कि जो गर्ल सेलेक्ट की है आपने, अ गर्ल फ्रॉम हैज़ल, हैज़ल तो एक ही सेक्शन था, तो फिर एन ऑफ ई में क्या आ जाएगा, एक सेक्शन आ जाएगा, हैज़ल का नाम आ जाएगा। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, और अगर ई सेट लिखना चाह रहे हैं ना तो उसमें ये आ जाएगा, सिर्फ एक नाम आएगा, और ये एक है तो एन ऑफ ई जो है इसलिए आपके पास एक बन रहा है। आप सेट बना के भी ना इसके अंदर लिख सकते हैं, यहाँ पर भी एस का सेट बना के उसके 6 के 6 सेट लिख दें, सॉरी नेम्स लिखते हैं सेक्शंस के, ठीक है। और एन ऑफ एस आपके पास 6 था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हुआ, फिर आपके पास ये 1/6 होगा। इस तरह से ये आपका फर्स्ट पार्ट या ए पार्ट इसका कंप्लीट हो गया, बस इतना सा इसको करना था, ठीक है। अच्छा, अब हम इसका बी पार्ट देख लेते हैं। तो बी पार्ट आप देखें स्टूडेंट्स, क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेलेक्टिंग अ गर्ल फ्रॉम हैज़ल। तो ई जो है ना वो आपका क्या इवेंट बन रहा है, अ गर्ल नॉट, ठीक है, नॉट फ्रॉम हैज़ल, हैज़ल में से ना हो, ठीक है। तो इस सेट के अंदर फिर आपके पास क्या आ जाएंगे, मैं सिर्फ अल्फ़ाबेट्स लिख रही हूँ, सारे जितने भी आपके पास सेक्शंस के नाम लिखे ना उनके, जैसे ये था टील था, ऑर्चिड के लिए ओ लिख दिया मैंने, मॉवी न्यू एम लिखना था, चलें एम, हैज़ल, और ये जी और ये डी, ठीक है, ये थे। तो ये आपके पास 6 आ रहे थे, ठीक है, ये ई नहीं था, ये एस है, ठीक है। 6 आ रहे हैं ना, तो इसमें से कहा जा रहा है कि हैज़ल ना हो, अगर हैज़ल ना हो तो रिमेनिंग कितने रह गए, 5। ई में आपके, इसका मतलब जो ई सेट होगा इसके अंदर ये 5 होंगे, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये 5 बन रहे हैं ना, ये आ जाएंगे। तो फिर एन ऑफ ई क्या हो गया, 5, एन ऑफ एस आपके पास थे 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो गया, जिसमें हैज़ल शामिल ना हो, ठीक है, वो प्रोबेबिलिटी, तो वो 5/6 हो जाएगी। इस तरह से ये बी पार्ट आपका हो जाएगा। और सी पार्ट देखते हैं, वेरीफाई दैट आंसर ऑफ द बोथ पार्ट ए एंड बी एड अप टू यूनिटी। अच्छा, इसमें ना ये कहा जा रहा है सी पार्ट में, सी पार्ट को हम दोबारा देखते हैं। ये देखें, इस सी पार्ट में ये है कि सी पार्ट में आपसे ये कहा जा रहा है कि वेरीफाई द आंसर्स ऑफ बोथ पार्ट ए एंड बी, जो आपने ए और बी में आंसर निकाला है, जैसे इसमें 1/6 इसमें 5/6 हमने निकाला था, एड अप टू गिव यूनिटी। तो ए और बी दोनों पार्ट्स को अगर हम ऐड करें तो आंसर यूनिटी आ रहा है, 1 आ रहा है, ये बता दें, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखें, आपका पार्ट ए क्या दे रहा था, 1/6, ठीक है, और पार्ट बी आपको दे रहा था 5/6, ठीक है, बाय एडिंग ए एंड बी। तो आपके पास क्या आ रहा है, 1/6 प्लस 5/6, तो ये एलसीएम से ये आपको पता है 6/6 1, तो ये आपके पास यूनिटी है, प्रूव्ड। बस आपने ये बताना था, वेरीफाई करना था कि दोनों का आंसर यूनिटी दे रहा है, प्लस दे रहा है। डी पार्ट देखें, इफ 6 गर्ल्स आर टू बी सिलेक्टेड, 6 गर्ल्स अब ली जा रही हैं, ठीक है, फाइंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ सिलेक्टिंग फ्रॉम ऑर्चिड सेक्शन। तो अब आपने याद रखना है कि ये क्वेश्चन जो है ना, ये वाला पार्ट ये थोड़ा सा ऊपर वाले पार्ट्स की तरह है, क्योंकि यहाँ पर आपको नंबर ऑफ ट्रायल्स दिया गया है, ठीक है। इस केस में नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या है, 6 दे दिया है कि अगर 6 गर्ल्स सेलेक्ट की जाएँ, तो आपने ये याद रखना है जितने भी ऊपर पार्ट्स थे ना उसमें आ गर्ल की बात हो रही थी कि एक गर्ल है, ठीक है। यहाँ पर 6 गर्ल्स की बात हो रही है, नंबर ऑफ ट्रायल्स 6 दे दिया गया, तो 6 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने फाइंड आउट करनी है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। जब आपके पास नंबर ऑफ ट्रायल्स आ जाते हैं ना, ज़्यादा
टाइम कोई चीज़ रिपीट हो रही है, नंबर ऑफ ट्रायल्स आ रहे हैं, तो फिर फाइंड आउट भी आपने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी होती है। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी कि आप पहले उस इवेंट की जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं उसकी प्रोबेबिलिटी लिखें, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी थी किसकी, ऑर्चिड की बात की गई है ना, तो हम यहाँ पहले बताएंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑर्चिड क्या होगी। अब आपको तो पता है कि ये क्या थी, ये 1 सेक्शन था आउट ऑफ 6 में से, तो फिर 1/6 प्रोबेबिलिटी हुई ना इसकी, ठीक है। या आप इसको यूँ भी कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे सब सेक्शंस के नाम लिखते हैं ना, जैसे आपके पास ये सेक्शंस थे सारे ये, ठीक है। वैसे तो अगर आपको ये बात समझ आ गई तो आप इसको यूँ कर सकते हैं, और अगर नहीं समझ आई तो यूँ समझ लें ये सारे सेक्शंस थे, और इनकी अगर मैं प्रोबेबिलिटी बात करूं तो क्या होगी 1/6 1/6 सबकी 1/6 थी, क्योंकि टोटल हमारे पास सेक्शन 6 थे, और हर एक ग्रुप के हर एक सेक्शन में से अगर एक लड़की को सिलेक्ट किया गया था तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी बन रही है वो 1/6 है। तो इसकी ऑर्चिड की भी प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/6 आ रही है। अब आपने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हम कह चुके हैं कि आप नंबर ऑफ ट्रायल्स को मल्टीप्लाई कर दें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट के साथ, जिस इवेंट की बात की गई है। यहाँ पर इवेंट आपका ऑर्चिड है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल्स 6 थे, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1/6 से, तो इसका आंसर आपके पास 1 आ जाएगा। तो ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हो जाएगी आपके पास ऑर्चिड के। अब लास्ट पार्ट है इसका, इफ़ 60 गर्ल्स टू बी सिलेक्टेड। तो 60 गर्ल्स का क्या मतलब है कि अब आपको ये नंबर ऑफ ट्रायल्स दिया गया है। जैसे आपको पीछे 6 गर्ल्स नंबर ऑफ ट्रायल्स दिया गया था, यहाँ 60 है, तो व्हाट नंबर ऑफ द गर्ल्स इज एक्सपेक्टेड, ये वही है कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड आउट करनी है टू बी चूजन फ्रॉम द टील से अगर की जाए, तो बात वही है कि टील की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, तो 1/6 को आपने 60 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन इसको थोड़ा सा आप प्रॉपर वे में लिख लें, जैसे सी है, यहाँ हम बताते हैं नंबर ऑफ ट्रायल्स है, कितने हैं 60 हैं। अच्छा, फिर हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ जिसकी बात की गई है उसको लिखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ टील 1/6 थी, तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, तो ये क्या होगी, ये होती है नंबर ऑफ ट्रायल्स मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ जो भी आपका इवेंट है उसकी, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई कर दें, ये बड़ा आसान है, 1/6 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 10 एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई। इस तरह ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है, और उसका सी पार्ट था, ठीक है, कंप्लीट हो गया है। कोई क्वेश्चन हो तो स्टूडेंट्स आप लोग मैसेज कर दिया करें इनबॉक्स में। टेक केयर।